हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव की पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर। अब देखिए ये पोम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। राइम वर्ड जो है ये एक्चुअली राइम वर्ड है, जो हम बच्चों को राइम सिखाते हैं ना, ये वो राइम है। इसकी स्पेलिंग को चेंज किया गया है यहाँ पे। मैरिनर मतलब सेलर, ठीक है, जो लोग नाव चलाते हैं। एंशियंट मतलब पुराना, एन ओल्ड सेलर। ओके, तो टाइटल अब आपको समझ में आ गया है। पहले टाइटल को ब्रेक कर लेते हैं। तो ये पोम में किसकी कहानी होने वाली है, राइम होने वाली है। किसकी राइम होने वाली है? एक एंशियंट ओल्ड मैरिनर की। मैरिनर मतलब सेलर की। ओके, ये जो पोम है, दिस पोम इज अ बैलेड। ठीक है, ये पोम जो है ये बैलेड है। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में। बैलेड क्या होता है? अ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी। क्योंकि इस पूरी पोम में क्या बताई जा रही है? एक स्टोरी बताई जा रही है। ओके, जो एंशियंट मैरिनर है, जिसके साथ बीता, जिसका एक्सपीरियंस था, ये अपने उस इंसिडेंट को शेयर कर रहा है। किसके साथ शेयर कर रहा है वो भी हमें आगे पता चलेगा, और क्या स्टोरी है वो भी हमें आगे पता चलेगी। ओके, इट इंक्लूड्स आर्किक वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स। देखो आर्किक का क्या मीनिंग होता है? वेरी ओल्ड फैशन्ड, नो लॉन्गर इन यूज। तो इस पोम में कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो आर्किक हैं। आर्किक मतलब अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, राइट। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने ये पिक्चर जो है आपकी एनसीईआरटी से ही ली है। देखिए, देर आर सो मेनी वर्ड्स। उसने मैच करने के लिए बोला आपको, जैसे स्टॉप जो है, दिस इज स्टॉप्ड, ये उसने मैच करके दिया है हमें। डाई किसको बोलते हैं? योर को बोलते हैं। वेयरफोर को क्या बोलते हैं? वाई। स्टॉप्स मतलब स्टॉपिंग। दाउ मतलब यू। मेस्ट मतलब कांट यू। क्वॉथ मतलब सेड। लून मतलब लुनेटिक। ओके, तो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अराउंड 21 जो हैं वर्ड्स हैं इसमें। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी से ही लिए हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोम को। तो हमने देख लिया कि ये पोम जो है ये एक बैलेड है और इसमें आर्किक वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो हम कर रहे हैं इस पोम की समरी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? द पोएट स्टार्ट्स द पोम बाय डिस्क्राइबिंग एन एंशियंट मैरिनर, मीन्स एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड सेलर हु स्टॉप्स वन ऑफ थ्री पीपल हु आर ऑन देयर वे टू अ वेडिंग सेलिब्रेशन। अब होता क्या है, पोएट इस पोम को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि एक बारी जो एक एंशियंट मैरिनर है, मैरिनर मतलब वही ओल्ड ग्रे, मतलब जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बियर्डेड मतलब दाढ़ी है उसकी, जो सेलर है, ठीक है, वो तीन लोग जा रहे थे। उन तीन लोगों में से एक को रोकता है, ठीक है, और वो तीनों लोग कहाँ जा रहे थे? एक वेडिंग सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। कहने का मतलब वो एक वेडिंग अटेंड करने जा रहे थे। तो एक जो एंशियंट मैरिनर है वो उन तीनों में से एक को रोकता है और अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। ओके, एट फर्स्ट द intrusion is resented by the wedding guest, but the young man is transfixed by the ancient mariner's glittering eye and can do nothing but sit on a stone and listen to his strange tale. इंट्रूशन का मतलब ये जो दखल अंदाजी, ठीक है। तो ये जो वेडिंग गेस्ट था, जो वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था, ठीक है, उन तीनों में से एक को रोका। तो ये जो इंट्रूजन था, इंट्रूजन मतलब ये दखल अंदाजी किसने की थी? एंशियंट मैरिनर ने की थी। ओके, तो वेडिंग गेस्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रिसेंटेड मतलब किसी चीज का पसंद ना आना। ओके, लेकिन वो यंग मैन जो था ना, ही वॉज ट्रांसफिक्स्ड बाय द एंशियंट मैरिनर्स ग्लिटरिंग आई। कहने का मतलब एंशियंट मैरिनर की आंखों में इतनी चमक थी, ठीक है, कि वो इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था, मस्मराइजिंग था, कि वो यंग मैन ना वो वहीं का वहीं फिक्स हो गया। कहने का मतलब जाता तो था कि वो जाकर वेडिंग अटेंड करे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। और एंशियंट मैरिनर जो उसको स्टोरी सुनाना चाहता था, वो स्टोरी सुनने लग जाता है। ओके, क्लियर। यही लिखा है कि सिट ऑन अ स्टोन एंड लिसन टू हिज स्ट्रेंज टेल। टेल मतलब कहानी। ओके, अब एंशियंट मैरिनर जो है वो कहानी सुना रहा है। वो क्या कहानी सुना रहा है? द एंशियंट मैरिनर एक्सप्लेन्स दैट वन क्लियर एंड ब्राइट डे ही सेट आउट सेल ऑन अ शिप फुल ऑफ सेलर्स। तो एंशियंट मैरिनर यहाँ बता रहा है कि एक दिन क्लियर डे था, ओके, और वो अपनी नाव लेकर निकल जाता है। ठीक है, कहाँ निकल जाता है? जर्नी पर, ओके, वॉयज पर। द सेलर्स वर ऑल इन हैप्पी मूड। सभी सेलर्स जो थे ना बहुत खुश थे। द शिप सेल्ड बाय द लाइट हाउस, चर्च, हिल एंड देन सेल्ड फर्दर। जो शिप थी वो आगे बढ़ती है, लाइट हाउस को पार कर लेती है, चर्च को, हिल को, और आगे बढ़ती है। द सन केम फ्रॉम द सी एंड इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है,
सन जो है वो ऐसा लगता है जैसे मानो समुद्र से ही ऊपर उठ के आ रहा है, राइज कर रहा है। ओके, और बहुत अच्छा चमक रहा था। दे सेल्ड अलोंग स्मूथली अंटिल दे रीच द इक्वेटर। तो जब तक वो इक्वेटर नहीं पहुंच जाते तब तक तो सब कुछ स्मूथली चलता है। ओके, क्लियर। सडनली द साउंड्स ऑफ द वेडिंग इंटरप्ट द एंशियंट मैरिनर्स स्टोरी। अब इतनी देर में जो साउंड थी, कहने का मतलब जहाँ वेडिंग हो रही थी वहां से गाने बजाने की आवाज आती है। तो जो एंशियंट मैरिनर जो स्टोरी सुना रहा था, तो वेडिंग गेस्ट को वो गाना बजाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपनी छाती पीटने लगता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे द वेडिंग गेस्ट बीट्स हिज चेस्ट इम्पेशेंटली एज ही इमेजिन्स दैट द ब्राइड मस्ट हैव एंटर्ड द हॉल बट ही इज स्टिल अनएबल टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द मैरिनर स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब उस वेडिंग गेस्ट को गाना बजाने की आवाज आती है तो वो अपनी छाती पीटने लगता है। क्यों पीटने लगता है? क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है कि हो सकता है अब ब्राइड जो है वो हॉल में एंटर कर गई होगी और वो चाहता है कि वो शादी अटेंड करने चला जाए, लेकिन वो उस मैरिनर की स्टोरी को अपने आप को सुनने से रोक नहीं पा रहा है, वहां से हट नहीं पा रहा है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू टीयर अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, टीयर अवे मतलब वहां से दूर जाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ओके, तो कहने का मतलब वो काफी हेल्पलेस है। वो ऐसा लग रहा है जैसे एंशियंट मैरिनर ने उसको क्या कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया है। ओके, यही लिखी है हमारी नेक्स्ट लाइन। द एंशियंट मैरिनर सीम्स टू हैव हिप्नोटाइज द गेस्ट कंटिन्यूइंग द स्टोरी। तो कहने का मतलब वो जो गेस्ट है वो उसकी स्टोरी ही सुनने लगता है एंशियंट मैरिनर की। अब वो स्टोरी सुनाने लग रहा है एंशियंट मैरिनर। क्या बता रहा है आगे? द मैरिनर सेड अ टेरिबल स्टॉर्म हिट एंड फोर्स द शिप साउथवर्ड्स। अब बोलता है इतने में, जब तक वो इक्वेटर पहुंचते हैं सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, लेकिन इतने में ही एक तूफान जो है वो उनकी शिप को हिट करता है और उनकी शिप को किस डायरेक्शन में ले जाता है? साउथवर्ड्स। ओके, साउथ डायरेक्शन में ले जाता है। द स्टॉर्म वॉज चेजिंग द शिप लाइक अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। तो जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो उनकी शिप का पीछा करता है जैसे ही मानो कि कितना बड़ा दुश्मन हो। Then the sailors reached a part of the sea that was wondrous cold and full of snow. अब जब वो जो स्ट्रॉम है उनको साउथवर्ड लेके जाता है तो वो सेलर्स क्या पाते हैं कि उनकी शिप जो है वो समुद्र के ऐसे हिस्से में पहुंच गई है जहां पर वंडरस मतलब टेरिबल कोल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा भयानक सर्दी है और हर जगह क्या है? स्नो ही स्नो है, क्योंकि वो साउथ पहुंच गए हैं, साउथ पोल। ओके, Huge masses of ice as high as the mast of the ship went floating by their ship. क्या मतलब मास्ट आप समझते हैं? जो शिप होती है हमारी, ऐसे एक मिनट में आपको ड्राइंग करके यहाँ बता देती हूँ। शिप जो होती है उसके सेंटर में इतना बड़ा पोल होता है जिसको हम मास्ट बोलते हैं शिप का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द सेलर रीच द, ये तो हो गया हमारा, ह्यूज मासेस ऑफ आइस एज एज हाई एज द मास्ट ऑफ द शिप व्हेन फ्लोटिंग बाय द शिप। तो बड़े बड़े आइस के टुकड़े, ठीक है, उनकी शिप के, और कितने बड़े बड़े हैं ये टुकड़े? बिल्कुल जितना ये मास्ट है ना, जितना लंबा ये है, उतने बड़े बड़े ये आइस के टुकड़े हैं और उनकी शिप के आसपास ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। ओके, दे वर ग्रीन एज एमरल्ड। अब इनका कलर को बता दिया गया है, इनको कंपेयर किया गया है, कैसे लग रहे हैं ये बड़े बड़े आइस के टुकड़े? ग्रीन एज एमरल्ड। ओके, देयर वॉज नो प्लेस टू स्टेयर द शिप। स्टेयर मतलब कि शिप को कहाँ लेके जाया जाए। स्टेयर मतलब जब हम स्टेयर करेंगे शिप को तभी तो शिप आगे बढ़ेगी, चलेगी। तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है क्योंकि वो जो इतने बड़े बड़े आइस के टुकड़े हैं उन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। ओके, देयर वॉज नो लाइफ अराउंड। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। द आइस क्रैक्ड, क्रोल्ड एंड होल्ड एंड इट हेल्ड द शिप एट वन प्लेस। ठीक है, तो बर्फ के टुकड़ों की आवाज आ रही है। ठीक है, ये ओनोमोटोपिया यूज किया गया है, साउंड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जिसके कारण शिप जो है एक जगह पर ही क्या हो गई है? रुक गई है। अब फाइनली क्या होता है? एन एल्बेट्रॉस इमर्ज फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड द सेलर्स कंसीडर्ड इट टू बी द साइन ऑफ गुड लक एज इट गेव एन इंडिकेशन दैट देयर वाज सम लाइफ अराउंड। अब इतने में वो क्या देखते हैं, जब वो स्टक हो गए हैं इतने आइस मासेस के बीच में, तो उनको एक एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस एक बर्ड है, ठीक है, जो उनको लैंड ऑफ मिस्ट में नजर आता है और सेलर्स उसको क्या कंसीडर करते हैं? गुड लक कंसीडर करते हैं। क्यों? जैसे कि मानो वो उनको एक होप देने के लिए आया हो, एक आशा देने के लिए आया हो कि देयर वॉज सम लाइफ अराउंड। ठीक है, कि आसपास जिंदगी पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, तभी वो एल्बेट्रॉस वहां पर आया है। ओके, दे हेल्ड इट इन द नेम ऑफ क्राइस्ट एंड कंसीडर्ड इट टू बी अ बर्ड ऑफ गुड ओमेन। ठीक है, तो वो उनको क्राइस्ट का क्या मानते हैं? मसीहा मानते हैं। ठीक है, और उसको बर्ड मानते हैं क्या? गुड ओमेन। गुड ओमेन मतलब कि अच्छा,
हमारे लिए कुछ गुड लक लेके आया है। ओके, द सेलर्स फेड द एल्बेट्रॉस एंड प्लेड विद इट। अब सेलर्स जो हैं उसको फीड करते हैं एल्बेट्रॉस को, उसके साथ खेलते हैं। द एल्बेट्रॉस ऑल्सो होवर्ड अराउंड द शिप। एल्बेट्रॉस भी शिप के आसपास ही क्या करता है, ऊपर आसमान में उड़ता रहता है। विद अराइवल ऑफ द एल्बेट्रॉस अ गुड साउथ विंड स्टार्टेड टू ब्लो एंड द आइस क्रैक्ड मेकिंग वे फॉर द शिप। अब एल्बेट्रॉस के आने से क्या होता है, जो साउथ विंड है वो चलने लगती है, बहने लगती है, ठीक है। एंड जो आइस, बड़े बड़े आइस के टुकड़े थे वो क्रैक हो जाते हैं और शिप को रास्ता मिलने लगता है। कहने का मतलब शिप जो एक जगह आकर रुक गई थी अब उसको रास्ता मिलने लगता है, वो आगे बढ़ने लगती है और हवा भी चलने लगती है। ओके, द मैरिनर ग्रीव सैड एंड द वेडिंग गेस्ट इज टेरिफाइड ऑन सीइंग हिज पेल फेस। अब ये तो मैरिनर जो स्टोरी सुना रहा था वेडिंग गेस्ट को, अब एकदम से ही वो उदास हो जाता है और वेडिंग गेस्ट उसके उदास फेस को देखकर काफी डर जाता है, घबरा जाता है। ओके, देन द मैरिनर टेल्स द वेडिंग गेस्ट दैट ही टुक हिज क्रॉसबो एंड किल्ड द एल्बेट्रॉस फॉर नो रीजन। अब मैरिनर यहाँ पर उदास क्यों हो गया, क्योंकि अब मैरिनर आगे अपना एक्शन एक्सप्लेन करने वाला है उस वेडिंग गेस्ट को कि आगे उसने क्या किया। अब मैरिनर ने क्या बताया कि उसने अपना क्रॉसबो लिया, क्रॉसबो मतलब वही अपना तीर कमान लिया और एल्बेट्रॉस को मार दिया विदाउट एनी रीजन। उसको मारने का कोई रीजन नहीं था, बट उससे एक अपराध हो गया, उससे एक सिन हो गया, ठीक है। द साउथ विंड कंटिन्यू टू प्रोपेल देम नॉर्थवर्ड। अब जो साउथ विंड, जो हवा बहने लगी थी, वो उनको अब किस डायरेक्शन में ले जाने लगती है, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ले जाने लगती है। बट सम हाउ द ओल्ड सेलर रियलाइज दैट ही हैड डन अ हेलिश थिंग एंड रिट्रीब्यूशन वुड सून फॉलो इन द फॉर्म ऑफ लोनलीनेस एंड स्पिरिचुअल एंग्विश। अब होता क्या है, जो नॉर्थवर्ड जो है विंड चल रही है, जो साउथवर्ड विंड चल रही है अब उनको नॉर्थ की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। तो सेलर को रियलाइज होता है, जो ओल्ड एंशियंट मैरिनर है जिसने अपराध किया था एल्बेट्रॉस को मारने का, अब उसको लगता है कि उससे ये हेलिश थिंग हो गई है। हेलिश मतलब एक बहुत घिनौना अपराध हो गया है। एंड रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अब उसको इस अपराध की सजा तो जरूर मिलेगी। किस रूप में मिलेगी, कि अब लोनलीनेस की हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा झेलना पड़े कि वो बिल्कुल अकेले हो जाएं इस जर्नी में, ठीक है। या स्पिरिचुअल एंग्विश, कि भगवान ही उनके ऊपर कोई एंग्विश मतलब प्रकोप दिखाए अपना। एंग्विश मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है, कि भगवान भी उनसे निराश हो जाए कि उन्होंने एल्बेट्रॉस को मार के, जो कि बेकसूर था, बहुत गलत काम किया है। ओके, द क्रू एट फर्स्ट कर्स द ओल्ड सेलर फॉर किलिंग द बर्ड दैट हैड ब्रॉट द चेंज इन द ब्रेस। पहले तो जो क्रू है, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जो सेलर्स थे साथ में गए थे, तो वो उस ओल्ड एंशियंट मैरिनर को कर्स करने लगते हैं, श्राप देने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं कि उसने उस बर्ड को मार के बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि वो जो बर्ड था वो चेंज इन ब्रीज, जो हवा चलने लगी थी ना, ठीक है, उनकी तो शिप आकर स्ट्रक हो गई थी एक जगह पे, ठीक है। तो जो हवा चलने लगी थी, उस हवा को चलाने के पीछे कौन था? वो एल्बेट्रॉस का हाथ था और उसी बर्ड को उसने मार दिया। तो सब उसको कोसने लगते हैं। बट एज द शिप मेड इट्स वे आउट ऑफ द फोग एंड मिस्ट एंड कंटिन्यूड ऑन, दे डिसाइडेड दैट इट मस्ट बी द बर्ड दैट हैड ब्रॉट द मिस्ट। अब देखो, हुआ ऑपोजिट। अब क्या हुआ, ये जो सभी सेलर्स हैं जो उसके साथ हैं, वो भी काफी क्या है, डुअल माइंडेड है, मतलब कि उन दो ओपिनियन रखने वाले हैं। अब जैसे ही देखो, एक बारी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जब ये इक्वेटर तक पहुंचे थे, जब इनकी शिप इक्वेटर तक पहुंची थी, तो तूफान आया और उनकी शिप को कहाँ ले गया? साउथवर्ड ले गया, जहाँ क्या थी? आइस ही आइस थी, ठीक है। और उनकी शिप वहां स्टक हो गई थी, राइट। अब उनको एल्बेट्रॉस जो बर्ड है वो नजर आता है। जब एल्बेट्रॉस उनको नजर आता है तो हवा चलने लगती है, ठीक है, साउथवर्ड विंड जो है वो ब्लो करने लगती है। अब ये जो साउथवर्ड विंड जब ब्लो करेगी तो उनकी शिप को नॉर्थवर्ड टूवर्ड्स ले जाएगी। ओके, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर क्या करता है, जो एंशियंट मैरिनर है वो इस एल्बेट्रॉस को मार देता है। तो पहले तो सब जो क्रू मेंबर्स हैं वो एंशियंट मैरिनर को कर्स करते हैं और कहते हैं कि इस एल्बेट्रॉस की वजह से ही हवा बहने लगी थी, राइट। लेकिन अब जब वो यहाँ से बाहर निकलने लगे, क्योंकि हवा तो अभी भी चल रही है, और अब वो जो ये साउथ डायरेक्शन में आ गए थे, अब वो तो यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, तो यहाँ पर तो फॉग और मिस्ट थी, ठीक है, काफी सर्दी थी। लेकिन जब वो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं, तो ये जो मिस्ट है, ठीक है, ये जो फॉग है, ये भी छटने लगती है। कहने का मतलब हटने लगती है, ठीक है। तो अब ये जितने क्रू मेंबर्स हैं ना, इनकी ओपिनियन चेंज हो जाती है और ये क्या बोलते हैं कि ये अच्छा किया तुमने एल्बेट्रॉस को मार दिया, क्योंकि ये एल्बेट्रॉस ही क्या लेकर आया था, ये फॉग और मिस्ट वगैरह, ये एल्बेट्रॉस ही लेकर आया था। क्लियर। तो अब क्या होता है आगे,
यही बोला जा रहा है यहाँ पे। द सेलर्स चेंज देयर ओपिनियन, ठीक है, उन्होंने अपनी ओपिनियन चेंज कर ली। दे वर फिकल माइंडेड पीपल, फिकल माइंडेड मतलब कि जो बहुत जल्दी अपनी ओपिनियन को चेंज करे, जो एक चीज पर ना टिके लंबे समय तक। ओके, एंड सेड दैट द मैरिनर डिड अ गुड जॉब बाय किलिंग द एल्बेट्रॉस। ओके, क्लियर? क्यों उन्होंने अपनी ओपिनियन चेंज कर ली? अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार दोबारा से पीछे थोड़ा सा बैक से सुन लीजिए। द वेसल सेल्ड ऑन द नॉर्थवर्ड, अब जो वेसल है, कहने का मतलब जो शिप है, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है। अंटिल दे रीच द इक्वेटर, जब तक वो इक्वेटर नहीं पहुंचते तब तक फिर अगेन सब कुछ बहुत अच्छा बढ़िया चलता है। वेयर द ब्रीज सीज्ड, अब जब वो इक्वेटर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वहां पर हवा जो है बिल्कुल थम जाती है, रुक जाती है। एंड द वेसल स्टूड स्टैंड स्टिल, और जो वेसल मतलब जो उनकी शिप है वो स्टैंड स्टिल मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट अब नहीं है, क्योंकि हवा ही चलनी क्या हो गई है, बंद हो गई है। ओके, क्लियर? तो कहने का मतलब एक बारी फिर उनकी जो शिप है वो क्या हो गई है, रुक गई है। ओके, देयर वॉज नो विंड एट ऑल, बिल्कुल भी हवा नहीं है। एंड द सेल्स ड्रॉप्ड, ठीक है, सेल्स जो मतलब ये जो मास्ट लगा होता है ना उसमें सेल होता है, ठीक है, जो हवा की मदद से क्या होती है, शिप को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो सेल्स ड्रॉप्ड कहने का मतलब अब सेल ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि हवा ही नहीं है, तो शिप आगे कैसे बढ़ेगी। ओके, द वाटर वॉज काम एंड द शिप कुड नॉट मूव एंड लुक्ड लाइक अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। अब यहाँ पर पानी भी क्या हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, ना पानी में ना हवा में। और ऐसा लग रहा है मानो कि एक पेंटिंग का फॉर्म एक्सप्लेन की जा रही है यहाँ पे, जैसे मानो कि ये एक पेंटेड ओशन है और उस पेंटेड ओशन में जो शिप है उसको क्या किया गया है, पेंट किया गया है। इतनी स्टिलनेस वहां पर हो गई है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। देन द सन टू बिकेम अनबियरेबली हॉट, ठीक है, अब सन भी जो क्या हो जाता है, बहुत अनबियरेबली हॉट हो जाता है क्योंकि वो इक्वेटर पर है। ठीक है, इक्वेटर पे तो आपको पता है सन बिल्कुल क्या होता है, ओवरहेड होता है, राइट, और बिल्कुल बहुत गर्मी होती है इक्वेटर पर। द सेलर्स वर डाइंग ऑफ थर्स्ट दो दे वर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, तो कहने का मतलब उनके पास पीने वाला पोर्टेबल वाटर भी नहीं है, वो प्यास के मारे सभी सेलर्स जो हैं वो मर रहे हैं, जबकि उनके आसपास क्या है, पानी ही पानी है। ठीक है, ऑब्वियसली ओशन वाटर इज सॉल्टी वाटर, वो उसको तो पी नहीं सकते हैं। ओके, इवन द बोट्स ऑफ द शिप बिगिन टू श्रिंक बिकॉज ऑफ द हीट, और अब इतनी गर्मी बताई जा रही है कि जो शिप के फट्टे हैं, बोट्स हैं, ठीक है, वो भी श्रिंक करने लगे हैं, किसके कारण, हीट के कारण। ओके, आगे, इट लुक्ड एज इफ द सी वॉज रोटिंग एंड स्लाइमी क्रिएचर्स क्रॉल्ड आउट ऑफ इट एंड वॉकड अक्रॉस द सर्फेस, अब ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र जो है ना वो गल रहा है, सड़ रहा है। ठीक है, और जो स्लाइमी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उस समुद्र के अंदर वो क्या हो रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं और उस समुद्र की सतह तक आ गए हैं, सतह तक आ गए हैं मतलब सरफेस तक आ गए हैं। ओके, द एंशियंट मैरिनर सेज दैट एट नाइट द डेथ फायर डांस्ड इन अ सर्कल अराउंड देम, अब रात के वक्त तो बिल्कुल डेडली सीन हो जाता है, ठीक है, फ्राइटनिंग सीन हो जाता है। एंशियंट मैरिनर कह रहा है कि रात को ऐसा लगता है जैसे डेथ फायर, कहने का मतलब उनकी मौत जो है सर्कल में उनके आसपास मंडरा रही है। ओके, द सी वाटर बर्न्ट लाइक ऑयल्स ऑफ अ विच, ठीक है, समुद्र का जो पानी है बिल्कुल उबाले मारता है, ठीक है, बर्न बर्न करता है किसकी तरह, ऑयल्स ऑफ अ विच, ठीक है, विच मतलब जैसे चुड़ैल अपने तेल जब चुड़ैल का जलता है मतलब जैसे चुड़ैल जब कोई जादू टोना करती है तो दिखाते हैं ना जैसे वो अपना ऑयल यूज कर रही है, उसको बर्न कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही उसके साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे। ओके, इट गेव ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट लाइट एज इट बर्न, तो जो पानी है, ठीक है, वो कैसी दे रहा है, अपने कलर्स चेंज कर रहा है, कहने का मतलब कभी ब्लू नजर आता है, कभी ग्रीन नजर आता है, कभी व्हाइट लाइट अपीयर होती है। दे थॉट दैट द स्पिरिट ऑफ द एल्बेट्रॉस फॉलोड देम फ्रॉम द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो, ठीक है, अब उनको क्या लग रहा है कि जैसे वो जो एल्बेट्रॉस जिसको किल किया था बर्ड को, उसकी जो स्पिरिट है उसको उनको फॉलो कर रही है। कहाँ से, जब वो साउथ में फंस गए थे वहां उनको एल्बेट्रॉस नजर आया था, और साउथवर्ड विंड जो है वो चलनी शुरू हो गई थी, बहनी शुरू हो गई थी, फिर वो नॉर्थ के अलोंग चलना शुरू हो गए थे, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने मारा था एंशियंट मैरिनर ने एल्बेट्रॉस को, तुमको लग रहा है कि ये जो उसकी स्पिरिट है एल्बेट्रॉस की, वो लैंड ऑफ मिस्ट से ही उनका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। ओके, द क्रू फेल्ट टेरिबली थर्स्टी, जो क्रू है उसको बहुत भयानक प्यास लगती है। दैट इट सीम्ड एज इफ देयर थ्रोट हैड बीन चॉक्ड विद सूटी स्मोक, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे गला जो है उनका क्या हो गया, चौक हो गया है, कहने का मतलब उनको सफोकेशन फील हो रही है। ठीक है, और जैसे लग रहा है कि उनके गले में किसी ने क्या डाल दिया हो, सूटी स्मोक। ठीक है, सूटी मतलब सूटी समझते हो ना, जब कोई चीज को आप जला देते हो तो नीचे जो रेसिड्यू बचता है,
ठीक है, वैसे वो सूट किसी ने उनके मुंह में भर दी हो, ठीक है, ऐसे उनको चॉक्ड फील हो रहा है, मतलब कि सफोकेटेड वो फील कर रहे हैं बिना पानी के। द सेलर्स ब्लेम्ड द एंशियंट मैरिनर फॉर देयर वोज मतलब सफरिंग। अब जो सभी सेलर्स हैं अगेन वो अपनी ओपिनियन को चेंज कर लेते हैं और वो एंशियंट मैरिनर को ही ब्लेम करने लगते हैं कि जो भी वोज मतलब जो भी उनको मिजरीज सहनी पड़ रही हैं, जो भी दुख कष्ट सहने पड़ रहे हैं, ये सब उस ओल्ड मैरिनर के कारण ही सहने पड़ रहे हैं। एंड पुट द ब्लेम ऑन हिम अलोन, और वो सारा जिम्मा जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर मैरिनर के ऊपर डाल देते हैं। एंड एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू द रॉन्ग ही हैड डन द सेलर्स हंग द एल्बेट्रॉस डेड कैरकैस अराउंड हिज नेक, ठीक है, और कांस्टेंट रिमाइंडर मतलब उसको हमेशा इस चीज की याद दिलवाते रहने के लिए कि उसने एक एल्बेट्रॉस को मार के बहुत गलत काम किया, ठीक है, एक बर्ड को मार के जिसका कोई गुनाह ही नहीं था। वो सेलर्स के अराउंड सेलर के नेक के अराउंड का क्या करते हैं, उस एल्बेट्रॉस का डेड कैराकेस, कैराकेस मतलब होती है डेड बॉडी को हंग कर देते हैं, लटका देते हैं। ओके क्लियर। तो कहने का मतलब ये ही मैरिनर्स जो पहले उस एल्बेट्रॉस को ब्लेम कर रहे थे, ठीक है, उसको इल ओमेन मान रहे थे और कह रहे थे कि इसकी वजह से ही क्या हुआ था, हवा, सॉरी, पहले उसको उन्होंने अच्छा शगुन माना और ये बोला कि इसकी वजह से ही हवा बहने लगी थी। लेकिन जब फिर वो फॉग और मिस्ट से बाहर निकलने लगे तो उनको लगा कि नहीं, ये एल्बेट्रॉस ही फॉग और मिस्ट लेकर आया था। लेकिन अगेन जब वो दोबारा से नॉर्थवर्ड जाते हैं और इक्वेटर में जाकर फंस जाते हैं, विंड जो है ब्लो करनी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो अगेन इस बार वो एंशियंट मैरिनर को ही ब्लेम कर देते हैं कि उसके कारण ही उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो मॉरल क्या मिला हमें इस पोएम का? मॉरल ये है, द पोएम एम्फेसाइजेस दैट रेकलेस एक्शन अगेंस्ट नेचर रिजल्ट्स इन सिवियर गिल्ट, कि कभी भी आप कोई रेकलेस एक्शन मतलब करोगे, कोई आप ऐसा काम करोगे जिसका कोई फ्रूटफुल मतलब है ही नहीं, एक्शन आपने बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया, ठीक है, नेचर के अगेंस्ट जाकर, कहने का मतलब वो जो एल्बेट्रॉस बर्ड था वो भी तो नेचर का पार्ट ही है, उसको भी तो भगवान ने ही बनाया है, ठीक है। तो कभी भी आप कुछ नेचर के अगेंस्ट जाके ऐसा कर्म करोगे, ठीक है, जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट्स इन सिवियर गिल्ट, ठीक है, तो आपको उसका गिल्ट तो फील होगा, ठीक है, पनिशमेंट, आपको उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी, एंड द नीड फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है कि आपको उसके बदले में रिडीम करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा मतलब अपने पापों के कर्म की सजा आपको जरूर मिलेगी। अगर आप किसी का नुकसान करोगे तो आपको भी बदले में नुकसान भुगतना पड़ेगा। ओके क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप सब आपको पोएम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।